नमस्कार। आज हम एक जबरदस्त सफर पर निकलने वाले हैं। भारत के 5000 साल के इतिहास का सफर। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। और इस सफर में हमारा गाइड या कहिए हमारा मैप ये कमाल का इन्फोग्राफिक होने वाला है। यही हमें 5000 सालों के इतिहास के एक एक पड़ाव से होके ले जाएगा। तो कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? जाहिर है भारत की प्राचीन जड़ों से, जहां इस महान सभ्यता की पहली ईंट रखी गई थी। तो चलिए अपने इस ऐतिहासिक मैप पर नजर डालते हैं। हम शुरुआत कर रहे हैं सबसे ऊपर से। यह है प्राचीन भारत का दौर, जो हमें ले जाता है 3300 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के समय में। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता की। सोचिए, ये दुनिया की सबसे पुरानी शहरी सभ्यताओं में से एक थी। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये उस जमाने के बेहतरीन वेल प्लान्ड शहर थे। वाकई कमाल की बात है ना। सिंधु सरस्वती सभ्यता के बाद हम पहुंचते हैं वैदिक काल में। ये वो दौर था जब ऋग्वेद की रचना हुई, आर्य संस्कृति का विकास हुआ और छोटे छोटे राज्य, जिन्हें हम जनपद कहते हैं, वो बनने लगे। मतलब भारतीय समाज और फिलॉसफी की कई जड़ें हमें यहीं मिलती हैं। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। वो दौर जब भारत ने अपने पहले महान साम्राज्यों को उभरते देखा। एक ऐसा दौर जब कला, विज्ञान और संस्कृति अपने शिखर पर थे। तो अपनी टाइमलाइन पर वापस आते हैं। देखिए, ये दौर महाजनपद काल से शुरू होता है और गुप्त काल तक जाता है, यानी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। अंदाजा लगाइए, ये कोई छोटा मोटा समय नहीं है, ये पूरे 1200 साल का एक बहुत ही अहम दौर था। अच्छा, यहां बहुत कुछ एक साथ हो रहा है, तो चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले 16 महाजनपदों का उदय होता है। ये कह सकते हैं भारत के पहले बड़े ऑर्गेनाइज्ड राज्य थे। ठीक इसी दौर में गौतम बुद्ध का आगमन होता है और बौद्ध धर्म की शुरुआत होती है। फिर आता है मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त और सम्राट अशोक। इन नामों ने पहली बार भारत के इतने बड़े हिस्से को एक साथ जोड़ा। और फिर आता है गुप्त साम्राज्य, जिसे हम भारत का गोल्डन एज या स्वर्ण युग भी कहते हैं। और क्यों न कहें, जब आर्यभट्ट जैसे वैज्ञानिक और कालिदास जैसे साहित्यकार हों तो वो स्वर्ण युग ही तो होगा। साम्राज्यों के स्वर्ण युग से अब हम आगे बढ़ते हैं मध्यकाल की ओर। ये एक कॉम्प्लेक्स दौर था, जब उत्तर और दक्षिण दोनों ही जगहों पर नई नई ताकतें उभर रही थीं। अपने इन्फोग्राफिक पर देखें तो ये काफी लंबा समय है, 600 ईस्वी से लेकर 1707 तक, मतलब 1000 साल से भी ज्यादा। तो चलिए देखते हैं कि इस लंबे दौर में आखिर हुआ क्या क्या। इस दौरान नॉर्थ इंडिया की कहानी में दो बड़े खिलाड़ी थे। पहली थी दिल्ली सल्तनत। इसमें कोई एक डायनेस्टी नहीं थी, बल्कि एक के बाद एक कई वंश आए, जैसे गुलाम, खिलजी, तुगलक। और फिर इनके बाद आया शक्तिशाली मुगल साम्राज्य। ये एक ही डायनेस्टी का लंबा राज था। अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, ये वो नाम हैं जिन्होंने अपने साम्राज्य को लगभग पूरे सब कॉन्टिनेंट में फैला दिया था। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ उत्तर भारत की नहीं है। ठीक उसी समय दक्षिण में भी बहुत कुछ हो रहा था। चोल, पांड्य, चालुक्य, ये सिर्फ नाम नहीं, ये वो ताकतवर साम्राज्य थे जो फल फूल रहे थे। इनकी कला, इनका आर्किटेक्चर, इनका समुद्री व्यापार, सब कुछ लाजवाब था। तो कुल मिलाकर ये दौर पूरे भारत में कल्चर और इनोवेशन के एक जबरदस्त संगम का दौर था। और अब कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेने वाली है। पुराने साम्राज्य अब कमजोर हो रहे थे, समुंदर के रास्ते यूरोपीय ताकतें दस्तक दे रही थीं, और यहीं से शुरू होती है भारत की आज़ादी की एक लंबी और मुश्किल लड़ाई। तो अपनी टाइमलाइन पर हम आ गए हैं 1707 से 1947 के दौर में। ये वो समय है जो मुगल साम्राज्य के पतन से शुरू होता है और ब्रिटिश राज के खत्म होने पर जाकर रुकता है। तो सवाल ये उठता है कि सत्ता का ये खेल बदला कैसे? देखिए, औरंगजेब की मौत के बाद मुगल कमजोर पड़े और इसका फायदा उठाकर मराठा साम्राज्य एक बड़ी ताकत बनकर उभरा। लेकिन पिक्चर में अब यूरोपीय ताकतें भी थीं। 1757 प्लासी की लड़ाई, ये एक टर्निंग पॉइंट था जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में बहुत मजबूत कर दिया। और फिर ठीक 100 साल बाद 1857 का वो महान विद्रोह हुआ, जिसके बाद भारत का कंट्रोल कंपनी से छीनकर सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। यहीं से जिसे हम ब्रिटिश राज कहते हैं, उसकी असली शुरुआत होती है। लेकिन जैसे जैसे ब्रिटिश राज मजबूत हुआ, वैसे वैसे आज़ादी की आवाज़ भी बुलंद होती गई। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी। फिर 1915 में महात्मा गांधी के आने से इस आंदोलन को एक नई दिशा मिली।
अहिंसा की दिशा। और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन तो अंग्रेजों के लिए एक सीधी और साफ चेतावनी थी कि अब उनका यहां से जाने का वक्त आ गया है। और इसी के साथ हम अपने इस सफर के आखिरी पड़ाव पर आ पहुंचे हैं। सदियों का संघर्ष, अनगिनत कुर्बानियां और फिर एक नए, आधुनिक और आजाद भारत का जन्म। हमारे इस ऐतिहासिक मैप का ये आखिरी हिस्सा 1947 से लेकर आज तक के भारत की कहानी है, स्वतंत्र भारत की कहानी। आजादी मिलना एक बात थी, लेकिन एक नए देश को बनाना वो एक बहुत बड़ी चुनौती थी। 1947 में हमें आजादी मिली, फिर 1950 में हमने अपना संविधान लागू किया और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बन गया। इसके बाद के दशकों में भी कई बड़े मोड़ आए, जैसे 1971 की लड़ाई जिसने इस पूरे क्षेत्र का भूगोल ही बदल दिया, और फिर 1991 के आर्थिक सुधार जिसने भारत की अर्थव्यवस्था की तस्वीर ही बदल दी और आज के भारत की नींव रखी। तो 5000 साल का ये लंबा, उतार चढ़ाव भरा सफर वाकई कमाल है। इस पूरे इतिहास को देखने के बाद एक सवाल मन में जरूर उठता है कि भविष्य के लिए हमारे लिए सबसे बड़ा सबक क्या है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।